अब पढ़ेंगे हम अल्प विराम। अल्प विराम की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें लगा सकते हो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपकी परीक्षा में काफी सारे प्रश्न आते हैं अल्प विराम से, और ये इसमें क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, इसमें पॉइंट ज्यादा हैं तो क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं, आपके लेखन में जब आप निबंध लिखते हैं या आगे आप संक्षेपण करते हैं या कोई और भी सब्जेक्टिव लिखते हैं तो वहाँ पे इसका काफ़ी सारा रोल होता है। जैसे देखो, सबसे पहले बात करेंगे अल्प विराम की। तो लिखा है इसने इसका क्षेत्र व्यापक है, व्यापक का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है, जैसे पूर्ण विराम के लिए हम कहते हैं पूरा ठहराव, और इसका प्रयोग होता है कम ठहराव पूर्ण विराम की तुलना में। सबसे पहला पॉइंट आता है कहाँ पे होता है। अब देखो, ठहराव वहराव तो आपको समझ में नहीं आएगा बोलते समय कि कितना कम ज्यादा या ऐसे। आजकल कोई तो बहुत आराम आराम से बोलता है अटल बिहारी जी की तरह, और कोई इतना फास्ट बोलता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता, तो उससे हम ठहराव किसी का समझ नहीं पाते। तो सिचुएशन समझिए। पॉइंट नंबर 1, जब वाक्य में 2 से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द, संयोजक शब्द क्या होता है इसे तो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए आप उदाहरण समझ लो। और, तथा, एवं, व, ये चारों जो शब्द हैं इनको संयोजक शब्द के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो संयोजक शब्द की गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? उदाहरण से समझो। चलो लिखते हैं यहाँ पे उदाहरण एक। दीपू एक सच्चा, ईमानदार, निडर और साहसी सैनिक है, ठीक। अब देखो, पंक्ति ने हमसे कहा था कि जब किसी वाक्य में 2 से अधिक समान पद आए हों, समान पद मतलब समान नेचर वाले, समान प्रकृति के। अब यहाँ हम देखते हैं सैनिक की विशेषता बताई गई है, यानी सैनिक के लिए आने वाले विशेषण हैं कौन कौन से? सच्चा, ईमानदार, निडर और साहसी, ये 4 शब्द आए हैं। तो इसने कहा है कि और उनमें संयोजक शब्द की गुंजाइश हो। संयोजक शब्द का मतलब और लगने की, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि सच्चा और ईमानदार, इसके बीच में और लग जाएगा, ईमानदार और निडर, इसके बीच में और लग जाएगा, तो यानी और लगने की संभावना है। तो ऐसे शब्दों के बीच में हम क्या करते हैं, जब इस तरह से मतलब 2 से अधिक शब्द आते हैं तो जो अंतिम पद होता है उसमें तो हम और का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे साहसी से पहले और का प्रयोग कर दिया। अब इससे पहले जितने भी पद हैं इन सब के मध्य में हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। समझ गए? तो यहाँ पे ये बात कही थी। तो आगे जब भी कभी भविष्य में कोई भी चीज आती है, मतलब जैसे इस तरह से आपके सामने, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हुआ, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, ऐसे 2 वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, इसमें ऐसे 2 वाक्य, सबसे पहले तो इसमें ना यहाँ पर लगाओ स्टार। स्टार क्यों लगाया है हमने? क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट में अर्ध विराम की अदला बदली हो सकती है अल्प विराम के साथ। तो वाक्य लिखिए इसमें, शीला बहुत हुई, उसकी सरकारी नौकरी जो लग गई थी। तो शीला बहुत खुश हुई, एक वाक्य, और उसकी सरकारी नौकरी जो लग गई थी, ये वाक्य इस वाक्य से, पहले वाले वाक्य से भाव लेकर अपने आप को पूरा कर रहा है। मतलब 2 वाक्य हैं और दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। तो इन दोनों वाक्यों के मध्य में यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? अल्प विराम का। और यही वो पॉइंट था जिसमें हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया था। तो आपकी परीक्षा में ये आता है कि अर्ध विराम के स्थान पर किस विराम का प्रयोग होता है आजकल? अल्प विराम का, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हम अल्प विराम में जो 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे और जिस जिस पर स्टार में लगवाऊंगी वो पॉइंट ऐसा होगा जिसमें अर्ध विराम रिप्लेस हो सकता है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। हमें पंक्ति समझ में नहीं आई तो वाक्य प्रयोग करके हम यहाँ पर लिखते हैं, रावण लंका का राजा एक विद्वान था। आपको इस वाक्य से क्या पता चलता है, क्या कहना चाहता है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा, वाक्य अटपटा लग रहा है,
आधा अधूरा लग रहा है क्योंकि इसमें विराम चिन्ह की आवश्यकता है। फिर दूसरा वाक्य है, सुभाष जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे एक अच्छे लेखक हैं। हम जो बोल रहे हैं बोलने में वो चीज सही आ रही है, लेकिन वाक्य के दृष्टिकोण से वो अटपटा लग रहा है क्योंकि विराम चिन्ह का अभाव है। हम बोलते समय तो वो स्टॉप ले रहे हैं। रावण लंका का राजा एक विद्वान था, तो यहाँ तो हमने स्टॉप ले लिया। तो ध्यान दीजिए, अब जो ऐसे आते हैं, पंक्ति ने क्या कहा है, पंक्ति ने कहा है दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर संज्ञा क्या है, रावण। रावण के बारे में ये सूचना दी गई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर वाले वाक्य में आपको सूचना क्या दी गई है, मतलब बात क्या कहना चाहता है, वो बात कहना चाहता है कि रावण एक विद्वान था। तो इसमें जो यहाँ पर आया है लंका का राजा, ये पहचान के लिए आया है कि कौन से रावण की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये पहचान के लिए आया है वाक्यांश, इस वाक्यांश के दोनों ओर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। समझ गए। तो आपकी परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि यदि किसी वाक्य के अंदर किसी संज्ञा के विषय में सूचना देने के लिए आने वाली संज्ञा या विराम वाक्य के दोनों ओर हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये इस तरह की चीजें हैं, आपको उस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा और प्रश्न जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। तो जब आप इसको पढ़ेंगे कि रावण लंका का राजा एक विद्वान था, तो आपको पता है ये लंका का राजा शब्द जो है वो किसकी पहचान बता रहा है, रावण की। अब ये तो 3 शब्द थे, इसके बाद पूरा वाक्य आया है जिनके विषय में कल तुम बात कर रहे थे। ये किसकी पहचान के लिए आया है, सुभाष की। यानी हम किस सुभाष की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ इस वाक्य में हमने सूचना तो दी कि सुभाष एक अच्छे लेखक हैं, सिर्फ इतनी सूचना दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे कहा है जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, ये बताने के लिए कि हम किस सुभाष की बात कर रहे हैं। तो सुभाष के तुरंत बाद हमने कॉमा लगाया यहाँ पर अल्पविराम, और कर रहे थे यहाँ के तुरंत बाद हमने, तो इस पूरे वाक्य के, तो ये पूरा वाक्य हमारा किसको बता रहा है, सुभाष को बता रहा है। अगर हम इस वाक्य को यहाँ से निकाल भी दें तो हमारे वाक्य की सूचना पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं। ठीक है, आराम से सुभाष एक अच्छे लेखक हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4, यदि वाक्य के बीच कुछ शब्द, अब कुछ शब्द कैसे, जैसे दिया है पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, ये सारे शब्द भी आपके क्या हैं, समुच्चय बोधक शब्द हैं। इनको भी हम आगे पढ़ेंगे, पर उदाहरण में समझ लीजिए। अगर इस तरह के शब्द किसी वाक्य के बीच में आपको मिलते हैं तो इन शब्दों से पहले आप अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखिए, जैसे वाक्य प्रयोग करिए, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारा घर दूर है। अब बताइए इस वाक्य में अल्पविराम कहाँ लगेगा, क्योंकि से पहले। ठीक है, तो क्योंकि से पहले लगा लीजिए, 2 वाक्य हो गए, और इस पॉइंट के आगे भी स्टार लगा लीजिए। अब स्टार लगाने का मतलब है कि इस वाक्य में भी अर्धविराम का प्रयोग हमारा हो जाएगा। अगर हम अपने दादाजी या परदादाजी के जमाने के लेखन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो लोग इस जगह पे अर्धविराम का ही प्रयोग करते थे। ठीक, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, ये परीक्षा में आता रहता है। इसने कहा है कि किसी व्यक्ति को हम अगर संबोधित कर रहे हैं तो उसके नाम के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन दिमाग में सवाल आएगा कि मैम हमने तो पढ़ा है कि किसी के संबोधन के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यही तो ट्विस्ट आ गया कहानी में। अब आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है कि विस्मयादि बोधक के स्थान पर हम किसी को पुकारने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो लेटेस्ट, ये आधुनिक हिंदी में आने लगा है, तो हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण लिखिए यहाँ पर। तो जया को हमने यहाँ पे संबोधित किया है, तो इसके नाम के तुरंत बाद हम यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग कर रहे हैं। हम चाहें तो इसके नाम के बाद इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, गलती नहीं होगी। ठीक है, इसका भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन
अब वर्तमान समय में इसका प्रयोग कर दिया जाता है जल्दी से। तो यही आपका प्रश्न बन जाता है कि किसी के नाम के संबोधन के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के स्थान पर अन्य किसका प्रयोग कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि रेखांकित करके इसको और पूछ लेता है कि इसके स्थान पर अन्य कौन सा चिन्ह लगाया जा सकता है। ऑप्शन में दे देगा और एक ऑप्शन ये भी दे देगा कोई सा भी नहीं लगाया जा सकता। तो इस बात के लिए ध्यान रखिएगा, वो आपको फंसा भी सकता है, तो आपको याद रखना। और हर किसी के लिए नहीं। अब मान लो जैसे एक शब्द लगेगा, हम देखते हैं भावनाओं को, जैसे हाय, ये क्या हो गया, इसके बाद ये लगाया, तो इसमें नहीं लगाना, सिर्फ कहाँ पे लगना है, संबोधन के लिए। ठीक, चलो तो ये बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। कुछ शब्दों के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम हमारा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कुछ शब्दों को हटाकर स्वयं लग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखिए, इसमें हमने लिखा हुआ है जहां जाता है बैठ जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप ठहराव ले रहे हो कि वह वहां जहां जाता है ऐसे रुक रहे हैं, ठहराव मत लो, जल्दी से बोलना है, तो आप इसको कैसे बोलोगे? वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है। आपने ठहराव नहीं लिया, तो आपने जहां वो ठहराव ले रहे हो उस जगह पर कौन सा शब्द आपने प्रयोग किया? वहां नहीं, वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है। आप ऐसे बोलते हैं बिना ठहराव के, और जब आप ठहराव लेते हैं वह जहां जाता है बैठ जाता है। तो जो ये ठहराव ले रहे हैं ना, इस ठहराव की जगह पे ही तो हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। और ये चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि ये किसको रिप्लेस कर रहा है? एक शब्द को रिप्लेस कर रहा है। और यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है, और आपकी परीक्षा में फिर ये पूछा जाता है कि वह कौन सा विराम चिन्ह है जो किसी शब्द को हटाकर लगाया जा सकता है? अल्पविराम। बात समझ गए? जैसे कहते हैं, मान लो हम दूसरा प्रयोग करें, वह कब तक आएगा कह नहीं सकते। अब अगर हम इसमें विराम चिन्ह न लगाएं, ठहराव न लें, वह कब तक आएगा यह कह नहीं सकते, तो हम यह लगा देते हैं। तो हम अगर ठहराव लेते हैं यानी विराम चिन्ह लगाते हैं तो हम ठहराव लेते हैं, विराम चिन्ह नहीं लगाते तो शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ गए इस चीज को? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है हमारा, प्रत्यक्ष कथन के मुख्य कथन से पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। विनय ने कहा, इसके बाद यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग करते हो, और तुम वहां मत जाना, उसके इस स्टेटमेंट को उद्धरण चिन्ह में बंद करते हो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो अभी हमें उसको नहीं पढ़ना है जो हम इसे पढ़ रहे हैं, उसको ऐसे ही उसी कलर में लिख देंगे जिस कलर में हम बाकी को लिख रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अल्पविराम। इसने कहा है कि प्रत्यक्ष कथन के मुख्य कथन से पहले अल्पविराम लगाया जाता है। मुख्य कथन क्या है? ये आ गया। इससे पहले हम यहाँ पे किसको लगा रहे हैं? अल्पविराम को लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों से अगर किसी वाक्य की शुरुआत होती है तो इन शब्दों के तुरंत बाद हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण पे लिखो, बस इतनी सी बात थी, नहीं, मैं वहां नहीं गया, समझ गए? अगला आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का बोध कराने वाले, हम कह सकते हैं जिन वाक्यों के अंदर प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिले, हम वहां पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या समझते हो? ऐसा ही होगा? नहीं,
प्रश्नवाचक शब्द को देखकर कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग मत करना, भाव को देखकर, समझ गए। तो जिस वाक्य में आपको लगे कि यहाँ प्रश्न किया गया है और इसमें उत्तर आने की संभावना है, वही वाक्य हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। उदाहरण के तौर पे लिखो, जैसे दादाजी कब तक आएंगे। अब बताइए कि दादाजी कब तक आएंगे, इस वाक्य के अंदर क्या है, इसका आंसर आने की संभावना हो रही है, तो फिर ये क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो वाक्य इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ, इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग हम नहीं करते, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य इसमें लिख लो, दरवाजे पर कौन खड़ा था। दरवाजे पर कौन खड़ा था, दरवाजे पर कौन खड़ा था। अब इस वाक्य में आंसर आने की संभावना है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो दूसरा पॉइंट कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न के भाव वाले वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। देखो ये दूसरा पॉइंट क्यों कहा है, जैसे इससे पहले हमने वाक्य देखा उसमें प्रश्नवाचक शब्द आया था, ठीक है, तो हम उससे भी पहचान लेते हैं, 95% हम उससे पहचान लेते हैं कि ये हमारा प्रश्न वाला होगा। लेकिन कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्न नहीं होता, केवल भाव होता है। जैसे मान लो हम अचानक से, आप बैठे हुए हो और आप मोबाइल चला रहे हो, बैठे तो थे आप पढ़ने के लिए, आप मोबाइल चला रहे थे, आके मम्मी ने देख लिया, तो मम्मी क्या कहेंगे, पढ़ाई हो रही है। तो क्या होता है उनका भाव, प्रश्न वाला होता है ना, पढ़ाई हो रही है तुम्हारी। तो ऐसे ही हम बोलते हैं या कहते हैं कि तुम बाजार जा रहे हो, हमने कहीं प्रश्न तो नहीं किया, लेकिन प्रश्न है, हमारे भाव में प्रश्न है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, जैसे तुम बाजार जा रहे हो। इस तरह के वाक्य में अगर हम देखें तो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य की शुरुआत में होता है। जैसे हम कहते हैं क्या तुम बाजार जा रहे हो, सही वाक्य तो इस तरह से होगा, लेकिन हम उस क्या को खत्म कर देते हैं, वो क्या हमारे फेस पे आ जाता है, तुम बाजार जा रहे हो, क्वेश्चन है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, और जैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता, ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं। उदाहरण लिखो सबसे पहले, वाह कितना सुंदर स्थान है, और वाह के बाद आपको क्या लगाना है, विस्मयबोधक। वाह कितना सुंदर स्थान है, वाह कितना सुंदर स्थान है, पूर्ण विराम लगा दो इसके बाद, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखो, उसने मुझे बता दिया था कि वह कल क्यों नहीं आया। उसने मुझे बता दिया था कि वह कल क्यों नहीं आया, और यहां जो की आ रहा है वो कौन सी की होगी, छोटी ई की, ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, फटाफट से, विस्मयादिबोधक चिन्ह का मतलब क्या होता है, कहाँ इसका प्रयोग होता है, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय, ठीक है, हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिख लो इसमें, जैसे मान लो हमने लिखा, सबसे पहले मान लो अगर हम संबोधन को दिखा रहे हैं, तो जैसे हमने कहा अजय, अब ये हमने उदाहरण लिया है, ठीक है, अजय इस पुस्तक को वहां रख दो। दूसरा वाक्य जैसे मान लो हम देखते हैं, हाय कितना कष्ट है, हम दर्द व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे। आहा आज तो आनंद आ गया,
आहा, आज तो आनंद आ गया, तो इसमें हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तो तीनों ही जगह हमने जो लगाया ये क्या है, हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे हमने सबसे पहले संबोधन को दिखाया था, हमको पता है कि यही वह जगह है जहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके आगे छोटा सा स्टार लगा दो। स्टार लगाने का मतलब क्या है कि इसकी जगह कोई और दूसरा चिन्ह भी आता है। ठीक है, तो इसमें आप लगा सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा। अपने दिमाग में जो आपने ये परिभाषा, जैसे मैंने बताया कि ये जो एक हिंट दी है, स्टार का मतलब क्या है कि इसकी जगह दूसरा चिन्ह आ सकता है। तो ये हिंट आपको पता है। अगर मान लो आपको लगता है कि आप भूल सकते हो, तो आप अपनी किताब पर कहीं पर भी इस स्टार को दोबारा लगाकर लिख सकते हो, इसकी जगह कोई दूसरा चिन्ह भी आ सकता है। इसको कहते हैं टीका सूचक चिन्ह। तो ताकि आपको याद रहे कि वहां हमने चिन्ह क्यों लगाया है, किस लिए लगाया है। और वो किताब के मध्य में नहीं लिखा जाता, जैसे मैंने लिखा है ना लास्ट में, या तो लास्ट में या ऊपर कहीं इस तरह से बॉक्स बना के उस तरह से लिखते हैं। तो चलो आज विराम चिन्ह में हम इतना ही करेंगे, फिर इसके बाद कल की क्लास में करेंगे।